हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रहने वाला है क्योंकि आज अपन बात करेंगे भाई जेट एग्जाम की जो तैयारी करें या सीयूटी की तैयारी करें, उसके अंदर आपका सब्जेक्ट जिनके अंदर एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री है, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त रहने वाली है। और साइंस के स्टूडेंट है उनके लिए भी भाई बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के लिए ये क्लास बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रहेगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आज अपन करने वाले हैं। तो रात्रि 10 बजे रेगुलर जुड़ा करें और लाइव क्लास के माध्यम से प्रतिदिन बहुत ही शानदार अच्छे प्रकार से तैयारी करें। कम समय है, अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट लगाने और ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्यूशन और रिवीजन पर ध्यान देना है। तो ध्यानपूर्वक अपन पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उससे पहले आपका भाई मोटिवेशनल एक हो जाए कि आत्मविश्वास सबसे बड़ा हथियार है जिससे हम किसी की चुनौती का सामना कर सकते हैं। मतलब आपके अंदर आत्मविश्वास हो गया कि भाई मैं कर सकता हूं, मुझे यूनिवर्सिटी मिल सकती है, तो आप एक दिन जरूर यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच सकते हो। मतलब आत्मविश्वास बनाकर रखना, भरोसा रखना खुद पर। वो कहते हैं ना कि खुद के पंखों पर भरोसा रखना, तो एक दिन आप जरूर आसमान में उड़ जाओगे। मतलब आप सफलता को हासिल कर लोगे। तो इसलिए आपको अपने ऊपर भरोसा रखोगे तब जाके सफलता कहीं न कहीं आपके हाथों में लगेगी। इसलिए खुद पर भरोसा रखना बहुत ही अति आवश्यक है। अब पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज क्या क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। बहुत ही शानदार जबरदस्त क्लास रहेगी। तमाम विद्यार्थी एक बार जुड़ जाएंगे और चैनल पर आए हो तो एक बार लाइक करके आ जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एग्जाम तक पढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंप दो। बहुत ही जबरदस्त क्लास रहेगी भाई आज की। प्रतिदिन ये क्लास लग रही है भाई, प्रतिदिन शाम 10 बजे आपकी क्लास ये लगेगी और जब तक जितनी कोशिश रहेगी उतनी कोशिश करेंगे भाई शाम को क्लास लगाए, क्योंकि ये क्लास मतलब रेगुलर बच्चे आराम से फ्री हो जाते हैं और रात्रि में आराम से लगभग आधा घंटा के भीतर ये क्लास रहेगी। और आधा घंटा तो आप समय दे ही सकते हो, 24 घंटे में लगभग आधा घंटा कम से कम आप अच्छे खासे रिविजन हो जाएगा आपका। इस क्लास से रेगुलर जुड़ोगे तो आपका जेट और सीयूटी एग्जाम की जो तैयारी करें उनका एग्जाम तक लगभग 60 दिन का आपका समय नहीं रहा, लगभग 50 से 60 दिन है। तो आपके अब कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लासें देखनी है और अच्छे से अच्छे रिवीजन करना भाई, तब जाके सफलता आपको हाथ लगेगी, अच्छी यूनिवर्सिटी जा पाओगे, अच्छे नंबर ला पाओगे। और जिसकी भी जैसे कि कमज़ोर सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री कमज़ोर है तो केमिस्ट्री पर ज़्यादा मेहनत करनी होगी, फिर बायोलॉजी और फिर एग्रीकल्चर। इस प्रकार से आप पढ़ाई करना ताकि आपको ज़्यादा फायदा हो। ऐसा नहीं कि पहले एग्रीकल्चर को लेके बैठ जाओ, फिर आपका एग्रीकल्चर पोर्शन वैसे भी बहुत ही अच्छा खासा है, फिर एग्रीकल्चर को आप पढ़ते पढ़ते 1 महीना 1.5 महीना बिता दो, फिर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री कवर नहीं हो पाएगी। इसलिए पहले केमिस्ट्री कर लेना, फिर बायोलॉजी कर लेना और फिर एग्रीकल्चर करना, तो आपका एग्जाम के अंदर अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे और उनके अकॉर्डिंग आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, अच्छी कॉलेज मिल जाएगी, तो आपका अच्छी कॉलेज में एक दाखिला हो जाएगा। तो अब पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तमाम बच्चे आगे क्या, तमाम बच्चे जुड़ जाओ एक बार, और चैनल पर आए तो एक बार चैनल पर हाजिरी दे दो लाइक के साथ और सब्सक्राइबर के साथ। फिर अपन पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत ही शानदार जबरदस्त आ गया कि कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई। हरित क्रांति कब आई थी, हरित क्रांति के जनक कौन है, इनका उद्देश्य क्या है, तमाम चीजें मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ, कमेंट के माध्यम से मेरे को बताओ। तो इसका राइट क्या होगा कि कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य रहता है भाई कृषि के क्षेत्र में तकनीकी को सुधारना। मतलब जो कृषि आजकल जो तकनीकी के अकॉर्डिंग कृषि चल रही है, मतलब सबसे ज़्यादा मतलब जो औजार वगैरह और जितने औद्योगिकरण जैसे कि विकास हो रहा है, नए नए मतलब अपने जो कृषि के तकनीकों के रूप में अपन ला रहे हैं, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, थ्रेसर वगैरह, आजकल नई मशीनों के अकॉर्डिंग कृषि को मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से उनके अंदर तकनीकी का सुधार हो रहा है। तो हरित क्रांति के जनक कौन थे, MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति कब आई थी, 1966-67 में आई थी। हरित क्रांति किसके लिए आई थी, गेहूं और जौ के लिए आई थी। मुख्यतः गेहूं के लिए आई थी। गेहूं में सबसे ज़्यादा उत्पादन एवं पैदावार की जाए ताकि कोई भी गरीब न हो और कोई भी भूखा न सोए, इसलिए ये हरित क्रांति के रूप में MS स्वामीनाथन जिन्होंने हरित क्रांति को लाया। और भारत के अंदर हरित क्रांति से कई मतलब जो गरीब परिवार के लोग थे उन चुनौतियों से बाहर निकले और उनको भोजन प्राप्त हुआ। तो हरित क्रांति के बारे में ये तमाम चीज़ें ध्यान में रख लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास आपकी स्क्रीन पर रहेगा भाई, बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। क्या बताया जा रहा है कि भारत में कृषि के क्षेत्र में कुल GDP का कितना योगदान है भाई। GDP कितनी है भारत की कुल कृषि के योगदान में, यह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है भाई। भारत के अंदर, इंडिया के अंदर आपको कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर क्षेत्र के अकॉर्डिंग आपको GDP बताना, योगदान में परसेंट के अनुसार बता दो मेरे को। एग्जैक्ट आंकड़ा बताना होगा आपको भाई, एग्जैक्ट आंकड़ा बताना होगा, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर सवाल बन सकता है, 100% बन सकता है।
तो ध्यानपूर्वक देख लेंगे तो 18.2% या 18.20% ये हो जाएगी भाई भारत की कुल जीडीपी कृषि के क्षेत्र में। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बात कर रहा हूं मैं, ध्यानपूर्वक देख लेना। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जीडीपी का योगदान 18.2% है। बहुत ही शानदार, अच्छा सवाल था। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। ध्यानपूर्वक पढ़ो और आराम से राइट आंसर बताओ मेरे को। पहले तो प्रश्न को पढ़ लेना है, फिर आपको ऑप्शन देख लेना है और फिर आंसर बताना है कमेंट सेक्शन के माध्यम से। बहुत ही शानदार क्लास रहेगी भाई, बहुत ही शानदार रेगुलर क्लास लग रही है। शाम 10 बजे रेगुलर जुड़ा करें और प्रत्येक दिन अच्छे से अच्छे तैयारी करें। और जबरदस्त 30 मिनट तो कम से कम आप 24 घंटों में से 30 मिनट तो निकाल ही सकते हो ना अपने लिए। तो कम से कम 30 मिनट ही देने हैं और प्रत्येक दिन आपको क्लास अच्छे से अच्छे देने की कोशिश रहेगी। और रेगुलर जुड़ो, एग्जाम तक जुड़ो, आपका बहुत सारा फायदा हो जाएगा, रिविजन होगा इन क्लासों से। रेगुलर क्लास अपनी लग रही है भाई। तो कृषि में उर्वरकों का प्रयोग क्यों किया जाता भाई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तीसरे का राइट आंसर मारो। तो उर्वरकों का प्रयोग क्यों किया जाता है? कि फसल की वृद्धि एवं विकास में मदद मिलती है। मतलब कृषि के अंदर उर्वरक डालेंगे तो फसल में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। मतलब उत्पादन अपनी 20 बोरी हो रहा था या 20 क्विंटल हो रहा था तो अब 40 क्विंटल हो जाएगा या 40 बोरी हो जाएगा। तो क्विंटल में क्या होगी? मतलब इजाफा हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। तो फसल में क्या होगी? वृद्धि एवं विकास में मदद मिलेगी उर्वरक को ज़्यादा डालने से। जिस कारण तो आजकल जैसे कि जैविक खेती पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि यूरिया के कारण मतलब किसान सबसे ज़्यादा यूरिया डालता है खेतों के अंदर और रासायनिक खाद के कारण आजकल बीमारियां भी बहुत सारी बढ़ रही है। इसलिए आपको भी जैविक खेती पर ध्यान देना चाहिए। जैविक खेती बहुत ही अच्छा साधन है। अपने घरों की जो गोबर की खाद रहती है या जो भी केंचुओं की खाद होगी, आप नर्सरी कर रहे हो तो उसके अंदर आपको जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। वो आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक और अच्छा भोजन प्राप्त करती है। और जो भी खाना चाहो, सब्जियां अच्छी प्राप्त करना चाहो तो वो जैविक खाद से आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से आपको उत्पादन मिल सकता है। तो जैविक खाद को आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रचार भी करना चाहिए और खुद को भी उपयोग में लेना चाहिए। ये भी आपको ध्यान में रख लेना। तो ठीक है, तो फसल की वृद्धि एवं विकास में मदद मिलती है उर्वरकों से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई? अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या बताया जा रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी जो धान की खेती में सबसे अच्छी मानी जाती है? धान जिसे बोलते हैं ओराइजा सेटाइवा। धान का मतलब है चावल। कौन सी मिट्टी हो जाएगी? ध्यानपूर्वक देख के आराम से राइट आंसर बता सकते हो। ये तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी या कचारी मिट्टी कह सकते हैं, वो धान के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। मतलब सबसे अच्छी पैदावार करती है भाई। धान का उत्पादन करना है तो सबसे ज़्यादा दोमट मिट्टी के अंदर धान की खेती की जाती है और दोमट मिट्टी के अंदर उत्पादन अच्छा खासा मिलता है। अपने भारत में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के आसपास, इन इलाकों में, बिहार के आसपास भी लगभग धान सबसे अच्छा खासा मिलता है। मतलब धान की खेती मतलब उत्पादन में सबसे अग्रणी ये राज्य रहते हैं भाई। पश्चिम बंगाल वैसे सबसे ज़्यादा और बिहार वगैरह यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छा धान का उत्पादन रहते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। कृषि में सिंचाई का क्या महत्व है भाई? इरिगेशन का क्या मतलब है? एग्रीकल्चर में इरिगेशन का क्या महत्व है भाई? बताओ, ध्यानपूर्वक देख के बताओ। इरिगेशन मतलब सिंचाई। ऑप्शन को आराम से पढ़ लो और फिर राइट आंसर को टिक मार लो। राइट आंसर को टिक मार लो भाई। तो 5वें का क्या राइट बैठ रहा है आपके हिसाब से? क्या बैठ रहा है कि फसलों में नियमित जल की आपूर्ति प्रदान करने के लिए, फसलों में नियमित रूप से जल की आपूर्ति करना। इरिगेशन का मतलब ही है पानी। तो क्या करेंगे? जल की आपूर्ति। फसलों के अंदर जो क्रॉप्स रहती है उनके अंदर पानी को नियमित रूप से रेगुलर आपको पानी की आपूर्ति करना, वही सिंचाई कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है। बहुत ही अच्छा सवाल, सिंपल सा सवाल। ऐसे सवाल गलत नहीं करेंगे भाई। साथ साथ में कमेंट भी करना भाई। तमाम बच्चे जुड़ रहे हो तो साथ साथ में कमेंट भी किया करो और रेगुलर जुड़ा करो, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय कृषि नीति कब बनाई गई भाई, या कब लागू की गई भाई? राष्ट्रीय कृषि नीति कब लागू की गई भारत में? भारत में राष्ट्रीय कृषि नीति कब लागू की गई? ध्यानपूर्वक देख के आराम से राइट आंसर बता सकते हो भाई। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 28 जुलाई 2000 के अंदर राष्ट्रीय कृषि नीति लागू की गई या बनाई गई भाई। बिल्कुल अच्छा सवाल, सिंपल सा सवाल। तीसरा इसका राइट बैठ रहा है, अच्छा सवाल था। 28 जुलाई 2000, ठीक है। 28 जुलाई 2000 के अंदर राष्ट्रीय कृषि नीति जो भारत में लागू की गई।
बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। जो क्वेश्चन आपको जैसे कि हार्ड लग रहा है या कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप स्क्रीनशॉट भी खींच लो या क्लास को फिर दोबारा भी देख सकते हो या डाउनलोड भी कर सकते हो, या पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। आपको टेलीग्राम में आपको फ्री में उपलब्ध करवा देंगे पीडीएफ के रूप में। तो टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन चैनल में मिल जाएगा, वहाँ जाके जुड़ जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके जुड़ जाना। फसल में ब्लैक रोट रोग किसके अंदर पाया जाता है? ऐसी कौन सी फसल है जिसके अंदर ब्लैक रोट रोग पाया जाता है भाई? गेहूं, गन्ना, आलू या सरसों? किसके अंदर होगा भाई? तो ब्लैक रोट रोग सरसों के अंदर होता है। ब्रेसिकेसी जो फैमिली रहती है जैसे कि पत्ता गोभी होगी, फूल गोभी होगी, इनके अंदर जो सरसों भी रहती है ब्रेसिकेसी में, तो उनके अंदर राई भी रहती है, तो तारा मीरा भी रहता है। तो इसके अंदर सबके अंदर क्या होगा? ब्लैक रोट रोग की समस्या रहती है, ये रोग पाया जाता है भाई। तो इसका सरसों राइट होगा, बाकी तीनों गलत है भाई, ध्यानपूर्वक देख लेना। ब्रेसिकेसी कुल रहता है उसके अंदर ब्लैक रोट रोग पाया जाता है। बिल्कुल अच्छा सवाल, सिंपल सा सवाल, गलत नहीं बताएंगे भाई। अब 8वें का राइट आंसर मारो भाई, 8वें का राइट आंसर टिक मार लो कि इंटरक्रॉपिंग का क्या होता है भाई? इंटरक्रॉपिंग क्या होती है भाई? क्या एक फसल के साथ दूसरी फसल का उगाना ये हो जाएगा क्या? क्या मिट्टी का सुधार करना क्या ये हो जाएगा क्या? या सिर्फ एक फसल का उगाना ये होगा क्या? या फसल का भंडारण करना? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से राइट आंसर को टिक मार लो। तो फसल के भंडारण करना इसी कहा जाएगा इंटरक्रॉपिंग। बिल्कुल अच्छा सवाल है भाई, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। इंटरक्रॉपिंग किसे कहा जाएगा? फसल में भंडारण करना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। अब 9वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तमाम बच्चे अच्छे उत्तर बता रहे हो भाई, बिल्कुल अच्छे उत्तर बता रहे हो। रेगुलर जुड़ोगे तो आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगेगी और बहुत ही शानदार भाई, आनंदपूर्वक आप क्लास को आराम से देख पाओगे। रेगुलर जुड़ना इसलिए। भारत में कृषि के क्षेत्र में कौन से जो मौसम के लिए सबसे उपयुक्त है, मतलब कौन सी जो सीजन रहती है, अपन सीजन के हिसाब से मान सकते हैं कौन सी सीजन है जो कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? भारत की जलवायु के अकॉर्डिंग बताओ मेरे को, क्या भारत के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बताओ मेरे को, क्रॉप्स के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी मतलब सीजन के अकॉर्डिंग मानी जाएगी? गर्मी, सर्दी या बारिश जो वर्षा रहती है उसमें? तो ये सभी होगी, क्योंकि हमारे भारत का क्या रहता है क्लाइमेट, सभी मतलब ऋतुएं रहती है, तो उन ऋतुओं के अकॉर्डिंग अपनी अलग अलग फसलें रहती है। तो भारत में सभी प्रकार की जो अपनी ऋतुएं रहती है तो उसके अकॉर्डिंग सभी मौसम के अकॉर्डिंग अपन कृषि करने के लिए अपनी उपयुक्त जलवायु मानी जाती है। क्योंकि अपन गर्मी के अकॉर्डिंग अलग करते हैं, सर्दी में भी अलग करते हैं, अलग अलग फसलों का अलग अलग मौसम रहता है। तो इस प्रकार से सभी सही होगा, तो ये सभी हो जाएंगे जिसके अंदर अपन अलग अलग प्रकार से कृषि को करते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ये भी बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि कृषि विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा अनुसंधान केंद्र प्रमुख है भाई? जो कृषि के क्षेत्र में ऐसा कौन सा अनुसंधान संस्थान है जो कृषि के क्षेत्र में जो प्रमुख केंद्र के रूप में माना जाता है? क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान संगठन है क्या? क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है क्या? क्या भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है क्या? क्या भारतीय विज्ञान संस्थान है क्या? ध्यानपूर्वक देखो, राइट आंसर को टिक मारो। आपने तो ये पढ़ा रखा होगा क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो दिल्ली के अंदर स्थित है, ICAR और IARI जो कृषि के लिए दो संस्थान मानी जाती है, जो कृषि विज्ञान के प्रमुख केंद्र के रूप में अनुसंधान संस्थान है जो नई दिल्ली में बने हुए हैं। बिल्कुल अच्छा सवाल था, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था भाई, ICAR और IARI। अब आ गई अपनी भाई बायोलॉजी, फिर अपन केमिस्ट्री भी करेंगे साथ साथ में। आपकी क्लास आज मतलब कंप्लीट रहने वाली, क्योंकि अपन एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री तीनों ही एक ही क्लास में लाने वाले हैं और रेगुलर क्लास रहने वाली है, इसलिए आपको एक ही क्लास में तीनों सब्जेक्ट देखने को मिल रही है। तो कितना फ़ायदा हो रहा है भाई? बिल्कुल फ़ायदा हो रहा है कि सर जी बिल्कुल फ़ायदा हो रहा है। आप तो रेगुलर क्लास लगाओ, हम देखने के लिए भाई तड़पते हैं, आपकी क्लास रेगुलर जुड़ने के लिए तैयार है, लेकिन आप रेगुलर सर क्लास लगाओ। बिल्कुल लगाएंगे भाई, बिल्कुल लगाएंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा भाई? मानव शरीर का अपने मनुष्य होता है, मनुष्य शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है भाई? सबसे बड़ा पार्ट क्या है? त्वचा है क्या? यकृत, लीवर है क्या? मस्तिष्क है क्या? या फीमर है क्या? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मार लो। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 11th का राइट आंसर मारना है भाई। तो 11th का राइट आंसर हो जाएगा त्वचा।
मतलब त्वचा हर प्रकार से है। शरीर में अंगुली से लेकर भले पैर की हो, सिर की हो, हर जगह त्वचा है। मतलब त्वचा का इतना पार्ट है कि सबसे बड़ा अंग त्वचा ही माना जाएगा। सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा हो जाएगी भाई। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा बताना आपको। आज के बाद ध्यान में रखना भाई, त्वचा है, ठीक है। गलत नहीं बताएंगे कोई, गलत कोई नहीं बताएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव रक्त में किसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है भाई। मतलब मानव के अंदर किसकी, मानव जो रक्त रहता है, रक्त में किसकी कमी के कारण जो एनीमिया रोग रहता है भाई। जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो भाई। 12वें का राइट आंसर मारना भाई। तो आयरन की कमी से, आयरन या लोहे की कमी से मानव शरीर में जो रक्त के अंदर एनीमिया रोग हो जाता है। तो एनीमिया रक्त किसकी कमी के कारण होता है? तो आयरन लोहे तत्व की कमी के कारण मानव शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है। बिल्कुल अच्छा सवाल है। तो इसका क्या तीसरा राइट कर दूं क्या? तो एनीमिया को सर राइट कर दो। बिल्कुल एनीमिया जो आयरन से होता है भाई, एनीमिया। बिल्कुल अच्छा सवाल था भाई, ठीक है। तो ये ध्यान में रख लेंगे, आयरन उसका राइट हो जाएगा भाई। अच्छा सवाल था। अब 13वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 13वां सवाल क्या कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा भाई। मानव मस्तिष्क में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा भाई? सेरिब्रम, अग्र मस्तिष्क, मेडुला ओब्लोगेटा या परम मस्तिष्क। अपने मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होगा? ध्यानपूर्वक देख के बताओ भाई। आपने पढ़ रखा है क्या? मस्तिष्क के बारे में पढ़ रखा है क्या? तो बिल्कुल परम मस्तिष्क को राइट बताते हैं भाई। तो परम मस्तिष्क ही होगा, फोर्थ ही राइट होगा भाई। जो मानव शरीर का सबसे बड़ा पार्ट माना जाता है, परम मस्तिष्क। बिल्कुल अच्छा सवाल था, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विटामिन से पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, विटामिन तो हमारे को बहुत खूब आते हैं भाई, विटामिन तो अच्छे खासे आते हैं भाई। तो बता दो, राइट आंसर मारो टिक। तो पानी में घुलने वाला विटामिन कौन सा भाई? पानी में घुलने वाला विटामिन बताना भाई। जल के अंदर, वाटर के अंदर घुलने वाला विटामिन कौन सा है? क्या विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन सी? तो पानी के अंदर तो बी और सी विटामिन जो पानी के अंदर रहते हैं, और वसाविले विटामिन ए, डी, ई, के। वसाविले विटामिन कौन से हो जाएंगे? ए, डी, ई और के। ये ध्यान में रखेंगे, ये वसाविले है। और जल विले पूछ ले तो बी और सी, ये ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। मैंने बता दिए, तमाम आपको बता दिए। ए, डी, ई, के से नाम से ध्यान रखना, ए, डी, ई, के। तो ये हो जाएगा वसाविले, और जल विले पूछे तो बी और सी, बी सी, बी सी, और ए, डी, ई, के, ए, डी, ई, के, बी, सी। ध्यान में रख लेना, ये वसाविले, ये जल विले। बिल्कुल अच्छा सवाल, अच्छा सवाल, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, बिल्कुल। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ध्यानपूर्वक पढ़ो। इतने में मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ध्यानपूर्वक पढ़ लो भाई, ध्यानपूर्वक पढ़ लो। इतने में मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। आपको क्या है, पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं थोड़े बहुत, तो पानी पी लेते हैं साथ में, तो ऊर्जा थोड़ी मिल जाती है भाई। क्योंकि क्वेश्चन भी भाई ऊर्जा का आ गया भाई। तो शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है भाई? शरीर में ऊर्जा के लिए प्रमुख स्रोत क्या है भाई? 15वें का राइट आंसर मारो टिक। 15वें का राइट आंसर मार लो टिक। तो ऊर्जा के लिए प्रमुख स्रोत क्या रहता है भाई? बॉडी के अंदर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या रहता है भाई? प्रोटीन रहती है क्या? वसा रहती है क्या? कार्बोहाइड्रेट रहता है क्या? या मिनरल्स जिसे बोलते हैं अपन, खनिज लवण रहते हैं क्या? बिल्कुल सर, ये तो कार्बोहाइड्रेट रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को राइट मारो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के द्वारा शरीर में क्या होता है, ऊर्जा प्रदान होती है। अपन भाई जैसे कि बनाना खाते हैं, मतलब केला खाते हैं, तो केले को खाने क्यों खाते भाई? क्योंकि अपन को तुरंत ऊर्जा मिल जाए भाई। तो ऊर्जा के लिए प्रमुख स्रोत रहता है भाई कार्बोहाइड्रेट। बिल्कुल सही बताते हो भाई, सही बताते हो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह भी बहुत ही शानदार सिंपल सा क्वेश्चन। क्या बताया जा रहा है कि प्रकृति में जो पत्तियों में हरे रंग के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है भाई? प्रकृति के अंदर जो पत्तियों के अंदर हरा रंग पाया जाता है, वो किस तत्व के लिए जिम्मेदार है? कौन सा तत्व पाया जाता है भाई? पत्तियां रहती है, पत्तियों के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है भाई? जो लिप्स रहती है वो पत्तियां, उसके अंदर कौन सा तत्व जिम्मेदार है भाई? कैरोटीन, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल या फ्लोवोनॉइड्स? जल्दी से देख के बताओ। तो क्लोरोफिल, बिल्कुल राइट। तीसरा राइट होगा, क्लोरोफिल ही होगा। कि प्रकृति में पत्तियों में हरे रंग के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है? तो क्लोरोफिल तत्व जो जिम्मेदार है भाई। बिल्कुल क्लोरोफिल को राइट आंसर मारेंगे भाई। ये तो सिंपल सा सवाल था, गलत कौन बताता भाई? ऐसा कोई पर्सन कोई गलत बताता क्या? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है।
कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है भाई? लंबी बोर्न बतानी भाई, सबसे लंबी मानव शरीर की की सबसे लंबी बोर्न कौन सी है भाई? सबसे हड्डी लंबी कौन सी है भाई? जल्दी से देख के बताओ। 17वें का राइट आंसर मारना है आपको भाई। तो फीमर, फीमर सबसे लंबी हड्डी मानी जाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। और सबसे छोटी कौन सी होगी? स्टेपीज, जो कान के अंदर पाई जाती है। मुख्यतः कान के अंदर 3 प्रकार की हड्डियां रहती है, तो कौन कौन सी रहती है मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओगे क्या? बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेपीज सबसे छोटी रहती है और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर मानी जाती है। टीबिया जो आपके पैर के अंदर रहती है, रेडियस के मेटाकार्पस, कार्पल्स ये पैर की हड्डी है, ह्यूमरस ये हाथ की हड्डी है। तो इस प्रकार के हड्डियों के भी सवाल अलग अलग शरीर के अकॉर्डिंग ध्यान में रख लेना। बिल्कुल अच्छा सवाल था, सिंपल सा सवाल था। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई? आगे फिर अपनी केमिस्ट्री भी आने रखी है, तो केमिस्ट्री को भी आप पढ़ लेना। केमिस्ट्री के भी अच्छे सवाल है भाई, बिल्कुल अच्छी क्लास है भाई। तो 18वें का क्या राइट होगा कि लक्षणों को पहचानने और प्रतिक्रिया करने की प्रक्रिया किससे जुड़ी हुई है भाई? जो लक्षण रहते हैं, लक्षणों को पहचाना और प्रतिक्रिया में जो प्रक्रिया किससे जुड़ी हुई है भाई? मस्तिष्क से क्या, तंत्रिका तंत्र से क्या, हार्मोन से क्या, या रक्त प्रवाह से? 18वें का राइट आंसर टिक करेंगे भाई। तो तंत्रिका तंत्र से ही प्रतिक्रिया की क्रियाएं जो जुड़ी हुई है, जो लक्षणों को पहचानती है भाई, तंत्रिका तंत्र इसका राइट होगा भाई। दूसरा ही राइट होगा। अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, बिल्कुल बायोलॉजी का बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह भी बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कौन से अंग जो शरीर के ताप नियंत्रण का कार्य करता है भाई? शरीर में ताप नियंत्रण का कार्य कौन करता है भाई? क्या दिल करता है, या मस्तिष्क जो हाइपोथैलेमस ये करता है, क्या यकृत करता है, या गुर्दा करता है? कौन करता है भाई? मानव शरीर में जो अंग में ताप का नियमन या नियंत्रण करता है, कौन करता है भाई? बिल्कुल अच्छा सवाल, बहुत ही शानदार सवाल। 19वें का राइट आंसर मारेंगे टिक। तो मस्तिष्क के अंदर पाया जाता है हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस होता है, जो मानव शरीर में ताप नियमन का कार्य करता है, हाइपोथैलेमस ध्यान में रख लेंगे भाई। बिल्कुल अच्छा सवाल। भूख लग जाना, प्यास लग जाना, ताप नियंत्रण का कार्य, ये सभी क्रियाएं जो रहती है वो हाइपोथैलेमस का कार्य रहता है भाई। अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ही बेहतर भाई, शानदार, कि मांसपेशियों में किस प्रकार के तंतु पाए जाते हैं भाई? जो मांसपेशी रहती है उसमें किस प्रकार के तंतु पाए जाते हैं? कंकाल मांसपेशी तंतु, चिकनी मांसपेशी तंतु, हृदय मांसपेशी तंतु, या उपयुक्त सभी? तो बिल्कुल उपयुक्त सभी। ये सभी प्रकार के जो मांसपेशियों में तंतु पाए जाते हैं, सभी प्रकार के, कंकाल भी पाया जाता है, चिकनी मांसपेशी तंतु भी होता है, और हृदय मांसपेशी तंतु भी। तो उपरोक्त सभी को राइट आंसर मारो भाई। बिल्कुल अच्छा सवाल है। अब मात्र 10 सवाल रहे हैं, वो भी केमिस्ट्री के। अब अपन केमिस्ट्री करेंगे। केमिस्ट्री की भी अच्छी आती है भाई, केमिस्ट्री भी समझ में अच्छी आती है, लेकिन कई बच्चे भाई केमिस्ट्री को ज़्यादा रुचि नहीं लेते। तो केमिस्ट्री में ज़्यादा रुचि नहीं लोगे तो केमिस्ट्री के फिर सवाल गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी, और फिर गलत होगा तो फिर आपको अच्छी कॉलेज नहीं मिलेगी। तो फिर क्या होगा? फिर पछतावा होगा कि केमिस्ट्री उस समय थोड़ी अच्छी कर लेता तो मेरा कहीं न कहीं कॉलेज के अंदर अच्छा नाम हो जाता, मतलब अच्छी कॉलेज मेरे को मिल जाती, और उस कॉलेज, जिस कॉलेज में आपका सपना है उस कॉलेज में जा पाता। इसलिए केमिस्ट्री को पढ़ा होता तो आज मेरा सिलेक्शन होता, लेकिन मैंने केमिस्ट्री को छोड़ दिया था और केवल बायोलॉजी और एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया, इसलिए आज मेरी केमिस्ट्री छूट गई, और जिस कारण मेरे को कॉलेज नहीं मिल पाया। तो उस दिन आपको पता लगेगा। इसलिए आज भी कह रहा हूँ, पहले केमिस्ट्री पढ़ना, फिर बायोलॉजी पढ़ना, और फिर एग्रीकल्चर पढ़ना। और फिर एग्रीकल्चर के अंदर भी 2 पोर्शन है अलग अलग, फिर बायोलॉजिकल एग्रीकल्चर, और बायोलॉजिकल जो कृषि विज्ञान रहती है, कृषि रसायन विज्ञान और कृषि जीव विज्ञान। तो ये भी आप 5 सब्जेक्ट में जाओ, आपका डिवाइड रहता है भाई। जेट के लिए बता रहा हूँ, तो उनके लिए भी, और जो और भी मतलब सीयूटी की तैयारी करें उनके लिए भी बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, ये तो 3 ही पोर्शन तो सेम ही रहते हैं, तो वो भी उनके लिए भी ये क्लास बेहतर है, तो वो भी देखा करें। तो अब 21वें का राइट आंसर मारो क्या, कि पानी का रासायनिक सूत्र। चलो पानी का तो आपको आता है, लेकिन भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? भारी जल का मेरे को बताओ। पानी का रासायनिक सूत्र तो आपको आता है कि भाई H2O होता है भाई, H2O होता है, लेकिन भारी जल का बताना है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो D2O रहता है भाई, D2O। जो भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। बिल्कुल अच्छा सवाल रहता है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई?
अलग अलग आपको आवर्त सारणी एकदम कंप्लीट कर लेना। आवर्त सारणी किसने दी थी, किनके मतलब परमाणु क्रमांक क्या रहते हैं, द्रव्यमान संख्या क्या रहती है, आणविक द्रव्यमान का भार कितना रहता है, अलग अलग जो रहते हैं, जो भी तत्व रहते हैं, कौन है धातु, कौन है अधातु, कौन है उपधातु, अलग अलग प्रकार से आपको आवर्त सारणी के बारे में एक बार बता देता हूं कि आवर्त सारणी से आपका सवाल आता है और आवर्त सारणी को आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना। तो नाइट्रोजन का परमाणु जो क्रमांक रहता है या परमाणु संख्या कितनी रहती है भाई, नाइट्रोजन की बतानी है आपको। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या क्या रहती है, जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो भाई। तो 22वें का राइट होगा। 7 संख्या रहती है जो परमाणु संख्या पूछा है, तो परमाणु संख्या ही बताएंगे भाई। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी रहती है, 7। ऑक्सीजन की कितनी रहती है, 8। हाइड्रोजन की क्या रहती है, 1। अलग अलग प्रकार से आपको अलग अलग जो पूछे जाते हैं उस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। लगभग आपको 40 या 50 तक तो एकदम क्रम मुक्त जबान रट लेना कि उस नंबर पर ये पोषक मतलब परमाणु संख्या आ रही है। मतलब जैसे कि कोई भी पूछ रहा है आपको, जैसे पूछ ले कि कोबाल्ट किस पर आ रहा है, क्या एल्यूमिनियम किस पर है, या कॉपर किस पर है, जो भी आपको जो भी मतलब परमाणु संख्या पूछ रहा है जिस तत्व की, तो उस तत्व का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या आपको आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, ये भी बहुत ही बेहतर क्वेश्चन कि किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Na है भाई। Na किसको कहा जाएगा, क्या नाइट्रोजन को कहा जाएगा, क्या सोडियम को, सिलिकॉन को या सल्फर को। तो कंफ्यूज नहीं होना है भाई, ये तो सोडियम को कहा जाएगा Na, सोडियम को ही कहा जाएगा Na, नाइट्रोजन को तो N कहा जाएगा, सिलिकॉन को Si कहा जाएगा और सल्फर को S कहा जाएगा। ये S से आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। सिलिकॉन Si, ये बिल्कुल अच्छा सवाल था, सिंपल सा सवाल था। प्रतीक के रूप में भी ऐसा सवाल पूछ सकते हैं। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। क्या बताया जा रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा रसायन एसिडी युक्त है भाई। एसिडी युक्त मतलब कौन सा अम्ल है भाई, सार कौन से, अम्ल कौन से, अलग अलग प्रकार से रहते हैं। तो एसिडी युक्त आपको बताना भाई, एसिडी युक्त कौन सा रसायन है भाई। तो 24वें का क्या राइट बैठेगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड रहता है जो H2SO4 वो एक प्रकार का एसिडी युक्त रसायन है भाई। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल। अच्छा सा बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, गलत बताने की नौबत ही नहीं आती भाई। बिल्कुल अच्छा सवाल है, यह भी बहुत ही बेहतर सवाल है भाई कि पानी में घुलने वाली गैस कौन सी है भाई। जो पानी में घुलती है वो गैस कौन सी है भाई, अमोनिया NH3 जिसे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हाइड्रोजन H2 या उपयुक्त सभी। कौन सा राइट होगा, जो पानी में घुलने वाली गैस वाटर में घुल जाती है भाई, तो उपयुक्त सभी, ये सभी घुल जाती है भाई। अमोनिया भी घुल सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी घुल सकती है और हाइड्रोजन भी घुल सकता है। उपयुक्त सभी जो पानी में घुलने वाली गैसें हैं भाई। बिल्कुल अच्छा सवाल था भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह भी बहुत ही बेहतर क्वेश्चन कि एल्कोहल का रासायनिक समूह क्या रहता है भाई। जो एल्कोहल रहता है उसका रासायनिक सूत्र बताना है। रासायनिक सूत्र क्या रहता है एल्कोहल का बताना भाई। तो -OS जो एल्कोहल का रासायनिक सूत्र रहता है -OS। बिल्कुल अच्छा सवाल। 26वें का फर्स्ट ही राइट होगा भाई, फर्स्ट ही इसका राइट बैठ रहा है। बिल्कुल अच्छा सवाल, शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ये क्लास भाई प्रतिदिन लग रही है, प्रतिदिन लग रही है। रात्रि 10 बजे आपको जुड़ना है और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से करना है भाई। रेगुलर लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, रेगुलर लगा लेंगे। कौन सा तत्व जो धातु नहीं है भाई, अलग अलग प्रकार से दे रखे हैं, लोहा है, सोना है, आर्गन है, तांबा है। कौन सा तत्व है जो धातु नहीं है भाई, धातु नहीं होगा। 27वें का क्या राइट हो जाएगा, आर्गन। आर्गन क्या है, एक अक्रिय गैस है भाई, अक्रिय गैस है, ये धातु नहीं है। बाकी लोहा है जो Fe, ये तो धातु है, ये भी सोना है, तांबा है, ये सभी अलग अलग प्रकार की धातुएं हैं। लेकिन आर्गन एक अक्रिय गैस है जो अक्रिय गैस में आती है भाई। बिल्कुल अच्छा सा सवाल है। कौन कौन सी अक्रिय गैसें रहती है, मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से, आपको ये सारणी आती होगी तो आप सभी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हो। आपको ट्रिक भी आनी चाहिए कि कौन कौन सी अक्रिय गैसें हैं, ये आपको ट्रिक के माध्यम से भी आना चाहिए। क्योंकि आवर्त सारणी को तो आपको ट्रिक के माध्यम से भी याद रखना होगा, क्योंकि ट्रिक से आपको पूरी आवर्त सारणी एकदम दिमाग में छप जाएगी। बाकी तो क्या है कि आजकल प्रतीक एक दूसरे भूल जाते हैं, एक का दूसरा हो जाता है, दूसरा का तीसरा हो जाता है, अलग अलग दिमाग में हो जाते हैं। तो आवर्त सारणी को ट्रिक से याद कर लेना, आपको ट्रिक से अच्छी खासी दिमाग में बैठ जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा रासायनिक का जो प्रतिक्रियाओं के रूप में द्रवण के प्रतिक्रिया के रूप में होता है भाई।
रासायनिक प्रतिक्रिया के द्रवण प्रतिक्रियाओं के रूप में होता है। जल्दी से देख के राइट आंसर मारो भाई। द्रवण प्रतिक्रिया के रूप में कौन होगा भाई? ठोस से गैस में परिवर्तन, ठोस से द्रव में परिवर्तन, गैस से ठोस में परिवर्तन या द्रव से गैस में परिवर्तन। तो 28वें का क्या राइट हो रहा है? तो ठोस से द्रव में परिवर्तन हो रहा है, मतलब ये द्रवण प्रतिक्रिया हो रही है भाई, द्रवण प्रतिक्रिया के रूप में। बिल्कुल दूसरा क्वेश्चन राइट हो रहा है। रासायनिक प्रतिक्रिया पूछी थी द्रवण प्रतिक्रिया रूप में, जो ठोस से द्रव में परिवर्तन हो जाना, तो इसका सेकंड इसका राइट बैठेगा। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है भाई। अब मात्र 2 सवाल रहे, फिर आपको मैं एक जानकारी दे दूंगा और फिर क्लास को अपन समाप्त कर लेंगे। रेगुलर जुड़ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर जुड़ोगे आपको फायदा हो जाएगा भाई। कौन सा रासायनिक तत्व है जो एक लवण बनाने के लिए आमतौर पर एसिड के साथ प्रतिक्रिया करता है भाई? कौन सा ऐसा रासायनिक तत्व है जो लवण के बनाने के लिए आमतौर पर एसिड के साथ प्रतिक्रिया करता है? कौन सा ऐसा तत्व होगा भाई जो लवण के साथ एसिड की प्रतिक्रिया करेगा? कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, उपयोग सभी, ये सभी करेंगे भाई। जो रासायनिक तत्व लवण के साथ बनाने के लिए आमतौर पर एसिड के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं भाई, तो कैल्शियम भी कर सकता है, सोडियम भी कर सकता है और मैग्नीशियम भी कर सकता है। बिल्कुल राइट, अच्छा सवाल, शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किसे रासायनिक तत्व कहा जाता भाई? किसको रासायनिक तत्व कहा जाता भाई? पानी, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया? रासायनिक तत्व के रूप में बताना भाई। रासायनिक तत्व कौन सा है भाई? पानी है क्या, हाइड्रोजन है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड है क्या या अमोनिया है क्या? नहीं जी, ये तो हाइड्रोजन है भाई। हाइड्रोजन है जो रासायनिक तत्व के रूप में माना जाता है, हाइड्रोजन। बिल्कुल राइट आंसर, सेकंड को राइट बताओ। अच्छा सवाल था। अब आपको एक थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूं, फिर अपन क्लास की ओर समाप्त कर लेंगे। जानकारी क्या है कि भाई पशुधन सहायक तो ये तो हटा लो कि, लेकिन जो आप जेट की तैयारी कर रहे हो या सीयूटी की तैयारी करो या बीएचयू की तैयारी करो या एलएसए की तैयारी करो, एलएसए को भी साथ में इस बार रख लेंगे, क्योंकि भाई एलएसए के लिए भी ये क्लास एक प्रकार से, मतलब जो पशुपालन पढ़ना चाहे तो उनके लिए भाई, जेट एग्जाम में जो कहता है कि मेरे को पशुपालन अलग से पढ़ना है, तो उनके लिए भी ये क्लास बेस्ट रहेगी। सीयूटी की तैयारी करे उनके लिए भी बेस्ट रहेगी, बीएचयू की तैयारी करे उनके लिए भी अच्छी है, और एलएसए या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर तमाम के लिए ये क्लास आपको पशुपालन की शाम 4 बजे आपको देखने को मिलती है। तो शाम 4 बजे रेगुलर जुड़ना है। जिनको पशुपालन पढ़ना है उनके भी आप बेहतरीन ट्यूशन करवा रहे हैं और वो उस क्लास में भी आपको रेगुलर जुड़ना है, इसलिए शाम 4 बजे भी आपको रेगुलर जुड़ो। जिनको भी भाई पशुपालन पढ़ना है, एनिमल हस्बेंड्री पढ़नी है, अच्छी खासी एनिमल हस्बेंड्री आपको पढ़ा देंगे और अच्छे अच्छे सवाल लाने की कोशिश करेंगे, रेगुलर क्लास देंगे। और जो भी भाई साथी इस चैनल पर आए हो और चैनल ने अभी तक जिसको चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है, तो एक बार सब्सक्राइबर कर देना। आपको पढ़ाने की 100% जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंप दो और एग्जाम तक अच्छे से पढ़ाएंगे, बिल्कुल मस्ती से पढ़ाएंगे। आप आराम से पढ़ो और कोई भी भाई क्लास के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिख लेना, ताकि मैं आपको अच्छे प्रकार से एक बार बता सकूं। और आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ जाकर आप जुड़ जाना। और यदि यहाँ नहीं जुड़ो तो आपको यूट्यूब चैनल के पीछे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ जाकर भी आपको टेलीग्राम का जो लिंक दे रखा है वहाँ जाकर आप भी जुड़ सकते हो। तो बिल्कुल आपको हर जगह अच्छी से अच्छी सुविधा दी जा रही है, तो आप पढ़ो, मस्ती से पढ़ो। आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।